गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एम.आई. खान सर सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस दिगोद से आप सबके सामने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने वाला हूं। कल मैंने आपको रासायनिक विधियों के आधार पर चट्टानों वगैरह कराया था, जिसमें मैंने आपको पूरे 7 प्रकार बता दिए थे। लास्ट जो प्रकार था वो आपको माइका वर्क कराया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अति संघर्ष रचना वाले खनिज होते हैं पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, आयरन के हाइड्रेट, एल्यूमिनियम और तो सिलिकेट होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, मास्कोवाइट यानी कि सफ़ेद माइका और बायोटाइट यानी कि काली माइका। मास्कोवाइट में मैंने कल आपको पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट होते हैं बताया दिया था, और काली माइका में आपको यहाँ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। नंबर 6 वर्ग था आपका एपेटाइट वर्ग, जिसमें आपने बताया था क्रिस्टलीफेरस फास्फेट जो होता है उससे ये बनी होती है। मृदा फास्फेट इसका मुख्य स्रोत होता है। लास्ट हमारा हॉर्न ब्लेड में कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट आदि इसमें अपने आ गए थे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय मतलब उसको पूर्ण रूप से बारीक बारीक टूट जाना, है ना। अपक्षय हमेशा याद रखें, अपक्षय का मतलब होता है जो चीज़ जिससे बनी है ना वही चीज़ वापस प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, अपक्षय। जैसे मानव किससे बना है, अमीनो एसिड से, तो इंसान के टूटने से भी क्या बनेगा, अमीनो एसिड ही बनेगा। तो हमारा टॉपिक है चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो कि हमारे लेसन का टॉपिक भी है। WEATHERING, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय। टॉपिक क्या है, चट्टानों का अपेक्षा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो चट्टानों का अपक्षय मैंने बताया, अपक्षय वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप मृदा के पेत्रक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। अपक्षय वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप मृदा के पेत्रक जिससे वो बनी है उनका निर्माण वापस हो जाता है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय जो होता है हमारे वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है भौतिक या यांत्रिक, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जो फिजिकली हम तोड़ के बनाएंगे, है ना, भौतिक या यांत्रिक। ये मान लो ज्वालामुखी भी एक भौतिक अपक्षय होता है ना। नदियों का पानी आ जाए, तापमान आ जाए, ठीक है, बर्फ़ हो जाए, हिमजल हो जाए, हवा हो जाए, आकाश की बिजली हो जाए, ये सब भौतिक अपक्षय होते हैं। रासायनिक अपक्षय में क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जल अपघटन हो जाए या जल योजन हो जाए, विलयन मिल जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, अपचयन हो जाए, कार्बोनीकरण हो जाए। और जैविक में मनुष्य और जानवर के द्वारा, पौधों के प्रभाव द्वारा और सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा हो सकती है। 3 प्रकार होता है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। दूसरा हो जाता है रासायनिक अपक्षय, और नंबर 3 हो जाता है जैविक अपक्षय। तो अपक्षय आपके 3 प्रकार के हो गए हैं। तो लिखने से पहले परिभाषा, अपक्षय वह प्रक्रिया है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पेत्रक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा के पेत्रक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा के पेत्रक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा के पेत्रक पदार्थों का निर्माण होता है। लिखा। नेक्स्ट एरो लगाना। चट्टानों का अपक्षय निम्न 3 प्रकार से होता है। चट्टानों का अपक्षय निम्न 3 प्रकार से होता है। तीनों नाम लिखेंगे। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। और तीसरा है जैविक अपक्षय यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग। पहला क्या है, भौतिक मतलब क्या होता है, फिजिकल, और यांत्रिक माने मैकेनिकल, अपक्षय माने वेदरिंग। और रासायनिक माने केमिकल,
वेदरिंग, और लास्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो तीनों आप नाम लिख दें, तीनों नाम लिख दें। फिर मैं इसका एक छोटा सा चार्ट क्रिएट करूँगा जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और डिटेल भी समझ में आ जाएगी। चले, अब मैं आपको इसको थोड़ा चार्ट बना देता हूँ इसका, ताकि ये आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चार्ट बनाने से। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, चट्टानों का अपक्षय। मैंने क्या कहा आपसे, ये 3 प्रकार कर देना है। नंबर 1 क्या करना है आपको, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। नंबर 2 क्या करना है आपको, रासायनिक अपक्षय। और नंबर 3 पर क्या लिखना है, जैविक अपक्षय। ठीक है, अब ये जो भौतिक या यांत्रिक जो अपक्षय होता है ये कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, जो फिजिकली हो सकता है। 6 प्रकार। नंबर 1 होता है तापक्रम। तापक्रम सुने, साफ समझ में जाएगा। नंबर 1 क्या है, तापक्रम। नंबर 2 पे आता है जल, 2 पे जल, ए तापक्रम, बी जल, सी आ जाएगा बर्फ, डी आ जाएगा हिमजल, बर्फ का पानी, डी क्या आ जाएगा, हिमजल, ए बी सी डी ई। एफ आ जाएगी हवा, और लास्ट आ जाएगा ए बी सी डी एफ, 5वां ए बी सी डी ई और एफ। 5वां आ जाएगा आकाश की बिजली। 5वां आ जाएगा आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली या बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। रासायनिक जो अपक्षय होता है मैंने बताया था जस्ट आपको, वो भी कितने प्रकार था, 6 प्रकार का ही होता है। नंबर जो 1 होता है ए, वो है जल अपघटन, जल अपघटन। नंबर जो बी आता है वो होता है जल योजन, जल योजन। नंबर 3 ए बी सी आता है विलयन। मैं जो बोल रहा हूँ ना सुनना, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 4 आता है वो कौन सा आता है, डी, ए बी सी डी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। नंबर 5वां ई आता है अपचयन, और लास्ट जो नंबर आता है उसका नाम आता है कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण। अगला जो हमारे पास कौन सा आता है उसका नाम है क्या, जैविक अपक्षय। ये होता है 3 प्रकार का। किस किस के द्वारा, मनुष्य या जानवर के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा। 3 हो जाएगा ये। नंबर 1 क्या है, ए मनुष्य या जानवर के द्वारा, 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा पेड़ पौधों के द्वारा, और सी आ जाएगा सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा। तो इस प्रकार से चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार का हुआ। 1 नंबर पाया भौतिक अपक्षय, 2 नंबर पाया रासायनिक अपक्षय, और 3 नंबर पाया जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय आप ही कितने प्रकार का हो गया है, 6 प्रकार का। ए को बोलेंगे तापक्रम, बी को जल, सी को बर्फ, डी को हिमजल, ई को हवा, और एफ को आकाशीय बिजली का कड़कना। रासायनिक अपक्षय भी आपके 6 प्रकार के हो गए, जल अपघटन, ए बी जल योजन, सी विलयन, डी ऑक्सीकरण, ई अपचयन और एफ कार्बोनीकरण।
इसी प्रकार नंबर जो 3 है जैविक अपक्षय, ये आपके हो गए 3 प्रकार के, मनुष्य या जानवर के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा और सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, इसको आप राइट नाउ कर लो। नमस्ते। नहीं दिख रही है? लिखो जल्दी से। भौतिक में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी। ठीक है, भौतिक में आपको चीज़ें तोड़नी है। बना लें जल्दी से। सभी बच्चों ने इसको बना लिया होगा, जल्दी से बना लें। ये सब ने बना लिया उम्मीद है। अब जो हमारा पहला टॉपिक सब डाल लेंगे, इसका नाम है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। तो मैंने आपको बताया है कि देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। भौतिक मतलब तोड़ना फोड़ना होता है। अब वो भले ताप से फूटे, पानी के प्रवाह से फूटे, बर्फ से फूटे, हिम जल से फूटे, हवा से उड़ के चली जाए, आकाश बिजली कड़कने से फूटे, मगर टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा। तो पहले मैं इसके अंदर 2 लाइन लिखाता हूँ। लिखना है इसके अंदर, भौतिक शक्ति द्वारा, भौतिक शक्तियों द्वारा, भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस, ठोस ऐसे लिखना, ठोस ऑब्लिक स्थूल, ठोस ऑब्लिक स्थूल चट्टानों का टूटकर, चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे, चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं, भौतिक अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट, यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों द्वारा होती है। यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों द्वारा होती है, निम्न भौतिक कारकों द्वारा होती है। अब ए लिखेंगे, ए तापक्रम। तापक्रम को इंग्लिश में क्या लिखना आप? टेम्परेचर। स्पेलिंग होती है TEMP, टेम्परेचर लिख रहा है ना, TEMPE टेम्परेचर, TEMPE, TURE टेम्परेचर, टेम्परेचर, TEMPERATURE टेम्परेचर, तापक्रम। इंग्लिश में नाम जरूर लिखें, लिखना इसके अंदर लिखेंगे सभी। तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ, तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी सतह, तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी सतह गर्म होकर, चट्टानों की ऊपरी सतह गर्म होकर फैलने लगती है, फैलने लगती है और तापक्रम कम होने से, और तापक्रम कम होने से सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार
इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने व घटने से, इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने व घटने से चट्टानों का बढ़ रहा है ना और घट रहा है, तो बढ़ने से तो प्रसार होगा और घटने से सिकुड़ेगी, संकुचन होगा। तो तापक्रम के बढ़ने व घटने से चट्टानों का प्रसार व संकुचन होता है, प्रसार व संकुचन होता है, जिससे कि चट्टानें कमजोर होकर, जिससे कि चट्टानें कमजोर होकर खंडित होने लगती हैं, जिससे कि चट्टानें संकुचित होकर खंडित होने लगती हैं और बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, और बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं, जिससे कि मृदा खनिज पदार्थ भी बिखर जाते हैं, जिससे कि मृदा खनिज पदार्थ भी बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं। लिख लिया, यह हमारा ए पॉइंट पूरा कंप्लीट होता है। बी पॉइंट आएगा जल, वाटर, WATER, वाटर। जल की स्पेलिंग है WATER, वाटर, जल। तो आप जानते हैं अगर जल काफ़ी वर्षा का जल है, एक तेज प्रवाह से बहेगा तो चट्टानों को कहीं कहीं खंडित कर जाएगा, जिससे कि चट्टानें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, उसके साथ खनिज पदार्थ भी टूट के बिखर जाएंगे, कुछ तो पानी के प्रवाह के साथ भी बह जाते हैं। तो लिखना इसके अंदर, लिखना तेज वेग से होने वाली वर्षा, तेज वेग से होने वाली वर्षा का जल प्रवाह भी तेज होता है। तेज वेग से होने वाले वर्षा का जल प्रवाह भी तेज होता है, जिससे कि चट्टानों के कुछ अंश, जिससे कि चट्टानों के कुछ अंश टूटकर अलग हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं और ये अंश वर्षा जल के साथ ही बह जाते हैं, और ये अंश वर्षा जल के साथ ही बह जाते हैं, बह जाते हैं तथा इन अंशों के आपसी टकराव से घर्षण होता है, तथा इन अंशों के आपसी टकराव से घर्षण होता है, जिससे कि यह, तथा भाई आपस में टकराएंगे, जल के अंदर ही अंश तो टकराने से टूट जाएंगे, आपसी टकराव से घर्षण होता है, जिससे कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। नंबर 2 गया जल, बर्फ, जल आ गया। सी आएगा बर्फ, इंग्लिश में बोलते हैं आइस। बर्फ की इंग्लिश स्पेलिंग होती है आइस, ICE, आइस, बर्फ। देखो क्या होता है, बर्फ क्या होता है, चट्टान होती है ना, चट्टान के बीच में जो पानी होता है ना, अपन जानते हैं ना कि पहाड़ों का पानी ठंडा बहुत निकलता है ना, तो कभी कभार चट्टानों के बीच में जो पानी होता है ना, ये ठंडा होकर बर्फ़ में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जब कन्वर्ट होगा ना, तो उस समय बर्फ़ का आयतन 9 गुना तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 9 गुना तक। अब आयतन बढ़ेगा तो उसमें फैलाव होगा, फैलाव होने से चट्टान क्या होगी, दरारें पड़ जाएंगी, टूटना शुरू कर देंगी। तो लिखना है इसके अंदर, चट्टानों की दरारों में फंसा जल, चट्टानों की दरारों में फंसा जल, चट्टानों की दरारों में फंसा जल ठंडा होने से
ठंडा होने से बर्फ के रूप में जम जाता है, ठंडा होने से बर्फ के रूप में जम जाता है, जिससे कि इसके आयतन में जिससे कि इसका आयतन 9% तक बढ़ जाता है, 9% तक बढ़ जाता है तथा आयतन बढ़ने से चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, तथा आयतन बढ़ने से चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। अगला आएगा हिमजल, ग्लेशियर, GLAC, ग्लेशियर बोल रहा हूं ना, GLACIER, ग्लेशियर मतलब हिमजल, हिम नदी, हिमजल होता है ग्लेशियर। इसमें ना हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बहता है, चट्टानों के टुकड़े लेके बहता है, चट्टानों के टुकड़े लेकर बहता है, और यह दाब और आपसी रगड़ के कारण भाई ये जल साथ बहेगा ना पानी के अंदर ही, हिम जल के साथ ही, टुकड़े मोटे मोटे थे तो आपस में रगड़ लेंगे, ये तो आपसी रगड़ होगा तो टूटेंगे आपस में, और यह दाब और आपसी रगड़ के कारण छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। नंबर 5वां या ई आएगा हवा, विंड, WIND, विंड, हवा, विंड। इसमें लिखना तेज वायु अपने साथ बालू एवं, देखा होगा आपने ये अपने जैसलमेर वगैरह साइडों में, आप टीवी में भी देखते होंगे नॉर्मली, जो बड़े बड़े चक्रवात बन जाते हैं ना, गोल गोल उड़ते हैं, वो पत्थर भी होते हैं उसमें छोटे छोटे। तो तेज वायु अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ाकर ले जाती है, जिससे कि चट्टानों का ऊपरी अंश टूट जाता है। अगर आएगा आकाशीय बिजली का कड़कना, आकाशीय बिजली, इन्वायरमेंटल लाइटिंग, एनवायरमेंटल, ENVI, रोमेंटल लाइटिंग, LIGHTENING, इन्वायरमेंटल, ENVIRO, RO के बाद एन लिखना ना, RON, इन्वायरमेंटल लाइटिंग, LIGHTENING, इसमें लिखना। नंबर 6 है ये, F पॉइंट लिखना। वर्षा ऋतु में आकाशीय बिजली कड़कने से या चट्टानों पर आकाशीय बिजली गिरने से, वर्षा ऋतु में आकाशीय बिजली कड़कने या चट्टानों पर आकाशीय बिजली गिरने से चट्टानों पर दरारें पड़ जाती हैं, चट्टानों पर दरारें पड़ जाती हैं। बाद में ये दरारें
टूटकर विखंडित हो जाती हैं। बाद में ये दरारें टूटकर विखंडित हो जाती हैं। इसी के साथ देखो हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय में 6 प्रकार भी करेंगे, साथ ही साथ कल हम जैविक अपक्षय दोनों ही कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी ये पढ़ाई बिल्कुल आप लोगों की फ्री चल रही है, इसलिए जितना हो सके हमारे साथी छोटे भाई बंधुओं को, 12वीं क्लास बच्चों को इस चैनल को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करते रहो, ताकि देश के सभी बच्चों को, राजस्थान बोर्ड के हर बच्चे को इस पढ़ाई का पूर्ण रूप से लाभ मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।